Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, फिर मैंने आपको लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताए थे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वगैरह बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वो सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ जाए अब हम लोग, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसने ऐसा बोला था जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लाइट जो होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में चलती है। एनर्जी के इन छोटे छोटे बंडल्स को, अच्छा प्लांक ने बोला था, एनर्जी के इन छोटे छोटे बंडल को क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटा कहते हैं। किसी पट्टे ने अगर मुझसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, कहीं बाहर ओटी वगैरह में आ चुका है, तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0। किसी ने इंपॉर्टेंट है, ओटी के फॉर्म में आ सकता है, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? ऑलवेज से 0। क्लियर? मेरे पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक है, उस बंदूक से, मेरे पास बंदूक है और उस बंदूक में 100 गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं? 100। तो मैं मैक्सिमम कितने लोगों को मार सकता हूं? 100। क्यों 200 नहीं मरेंगे? बातें 101, 100 से ज्यादा नहीं मार सकता। मरने वालों की संख्या हमेशा चलाई गई गोलियों की संख्या। कोई भी युद्ध होता है, कोई भी वॉर होती है, तो मरने, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, लोग भी मरते हैं। मरने वाले लोगों की संख्या हमेशा चलाई गई गोलियों की संख्या से, समझ में आता है? समझ में आते नहीं? आत मरने वालों की संख्या हमेशा चलाई गई गोलियों की संख्या से, क्योंकि कईयों मिस फायर हो जाएंगे, कईयों प्रॉपर टारगेट को शूट नहीं करेंगे, खाली चली जाएंगी। नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? यानी आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि मरने वालों की संख्या हमेशा चलाई गई गोलियों की संख्या से कम होगी। एग्री करते हैं इस बात को? लिसन एवरीवन, गौर से सुनिएगा। ये मेटेलिक सरफेस है और मेटेलिक सरफेस के ये अंदर इलेक्ट्रॉन है, अंदर भी है, सरफेस पे भी होते हैं कि नहीं होते? हर जगह होते हैं वो तो। इतने मैंने लाइट रे डाली, इतने मैंने लाइट रे डाली, लाइट रे आ रही है और मैंने बोला ये फोटॉन्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्लांक, लाइट जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में चलती है। एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। सही बोल रहा? पूछ लेता है अक्सर वो। एक तो क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो आपने बोला 0, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो, किसी इंसान को मारने के लिए कम से कम कितनी गोलियों की आवश्यकता होती है? एक में खेले जाओ। इसी तरीके से वो पूछता है किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए कम से कम कितने फोटोनों की आवश्यकता होती है? तो बोलना 1। जैसे ये फोटोन जो भरभराता वो आओ, मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही डटो है, सरफेस पे डटो है, ऐसे फोटोन आवेगा, चाहे एनर्जी देगो चाहे निकल ले हो, निकल ले हो, नहीं निकल ले हो, निकल ले हो। तो अगर किसी ने पूछा ओटी वगैरह में आ सकता है, किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए कम से कम कितने फोटोनों की आवश्यकता होती है? तो बोला 1। तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर मैं यहाँ पे 100 फोटोन डालेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये मतलब है इसका? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कम 1 इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए अगर कोई पूछे कम से कम कितने फोटोनों की आवश्यकता होती है, तो 1 चाहिए। इससे कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? जो सरफेस पे ही होगा वो वाला निकल जाएगा। लेकिन मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर 10 है, मेटेलिक सरफेस के अंदर 10 है, तो 4-6 फोटोन तो पहले ये जनते जन्नो लाइव में ही खच्चे जाएंगे, तो के बाद ही तो निकलेगा। नहीं है बात समझ? यानी एमिटेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा इंसिडेंट फोटोनों की संख्या से कम होनी चाहिए। जो बोला समझ में आया? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड is always lesser than the number of incident photon। नहीं है ये बात समझ में? रट्टा लगाओगे? समझ गए ना? नंबर ऑफ emitted electron is always less than नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ज्यादा है तो आप इक्वल कर सकते हो, अगर सरफेस पे ही है तो आपने 1 फोटोन डाला, 1 इलेक्ट्रॉन निकल लिया। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? आपके नोट्सों में नोट लिखा होगा, ये 2-3 पॉइंट लिखे हैं उस नोट में, पढ़ लो, वो यही पॉइंट है। इसके बाद हमें कुछ एक न्यूमेरिकल्स दिए, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। उस न्यूमेरिकल में मुझसे वो बोल रहा है एक मेटेलिक सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम जानते हो कितना होता है?
एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? तो कह रहा है एक मेटेलिक सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। 5000 बोले तो 5000 इंटू 10 टू दी पावर -10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो कह रहा है उस मेटेलिक सरफेस के लिए मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं, उस मेटेलिक सरफेस के लिए मैं वर्क फंक्शन कैलकुलेट करूं, और वो ये कह रहा है कि तीसरे में ये पूछ रहा है कि उस मेटेलिक सरफेस पे कितनी वेवलेंथ की लाइट डालूं कि उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे। क्लियर? ऑल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच कैन एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ, सीन क्लियर है सभी को? आइए तो देखते हैं। सबसे पहला निपटाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बबुआ? न्यू बराबर रोज लगा रहे हो C अपॉन लैम्डा, तो न्यू 0 इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा 0। बोलो भैया, C स्पीड ऑफ लाइट होती है, बचपन से पढ़ रहे हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा 0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, दइये नाला गन्ने मोए 5000 इंटू 10 टू द पावर -10। का हुए को परेशानी? तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका सॉल्व करके 6 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। क्लियर है? कर पाएंगे हम इसे? तो ये हमारी कौन आ गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा आप ही लोग बता दो, क्योंकि आप लोग रेगुलर पढ़ भी रहे हो और याद भी कर रहे हो। मुझसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है। वर्क फंक्शन को फाइव से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने वर्क फंक्शन? आप महान है तो 5 बराबर आप लगा दो h न्यू 0। h प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू आपको याद है कितनी है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखना चाहो 2 डिजिट तक रख दो, 1 डिजिट तक रखना चाहो 1 डिजिट तक रख दो, है ना? 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके हो 6 इंटू 10 टू दी पावर 14। अब तो सॉल्व कर लोगे इसे। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 3.96 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ये वर्क फंक्शन एनर्जी है तो जूल में नपेगी, नपेगी नहीं नपेगी, नप गई। क्लियर? आगे बढ़ू। अगला उसने मुझसे पूछा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच कैन एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। इसको समझिएगा थोड़ा सा यारो। उसने मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम। आप मुझे बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच द इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। यानी अगर मैं मेटेलिक सरफेस में 5000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा की लाइट डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो मुझे इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ होनी चाहिए वो 5000 एंगस्ट्रॉम से कम होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा? टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी लेसर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट मस्ट बी लेसर देन 5000 एंगस्ट्रॉम। आपको मेरी बात समझ में आई? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नेसेसरी दैट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी लेसर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर? सो वी कैन राइट दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारे को अगला न्यूमेरिकल दिया है और अनीश उसमें आने में मुझसे क्या कह रहा है? उसमें मुझसे ये कह रहा है कि ये एक मेटेलिक सरफेस है, ये एक मेटेलिक सरफेस है और मेटेलिक सरफेस पे यहां से मैं ये फोटोन डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? ये फोटोन डाल रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेगा, एनर्जी को लेगा और एनर्जी को लेने के बाद सरफेस तक आएगा जिसको आप वर्क फंक्शन बोलते हो। उसके बाद निकल लेगा और निकल लेगा तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सही बोल रहा? तो हमने ये पढ़ा है कि यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है फोटोनों से एनर्जी जो मिल रही है वो 2 पार्ट में खर्च होगी, एक वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। सांची कह देता हूं मैं तो। ये क्या है? तो ऐसे लिख सकता हूं बाय द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बाय द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कहानी समझ में आ रही है आपको? ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। उसका क्वेश्चन समझिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है इस मेटेलिक सरफेस पे कितनी एनर्जी के फोटोन डालूं कि इससे
नेग्लिजिबल एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो, तो ये नेग्लिजिबल एनर्जी कौन सी वाली दे रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को उसने क्वेश्चन में नेग्लिजिबल बोल रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी को नेग्लिजिबल बोल रखा है तो नजारा ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? वो कह रहा है इस पे कितनी एनर्जी का फोटोन डालूं कि यहां से नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी का, ये नेग्लिजिबल एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो। समझ गए? तो नेग्लिजिबल एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, है कि नहीं है? और उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की ये दे रहा है, प्लैंक कांस्टेंट दे रहा है, तो चमका दो अब आओ। ई बराबर फाई कितना होता है? एच न्यू 0। सिर नहीं बता देगा? बता देगा नहीं बता देगा? एच चाहिए, एच 0। भला इंसान है जो दे रहा है, मैं भी दे देता, मैं भला इंसान हूं, और तुम लोग देने लायक नहीं हो क्योंकि तुम लोग को याद है। तो मैं ऐसी तुच्छ चीजों की जरूरत ही नहीं है, तुम तो सवाल को छोड़ ही आते हो बिल्कुल एग्जाम में। नहीं तो एच ये हो गया और न्यू 0 आपका ये रहा। अब तो कर लोगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? तो इसका आंसर आएगा आपका नोट इट डाउन। क्लियर है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, और अगले सवाल में हमसे वो बोल रहा है एक मेटेलिक सरफेस है, और ये मैंने यहाँ पर मेटेलिक सरफेस आपके लिए बना दिया। ये मेटेलिक सरफेस है, ठीक है भैया? एक मिनट, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मेटेलिक सरफेस बना दिया। देख पा रहे हैं आप लोग मेटेलिक सरफेस? अब वो कह रहा है इस मेटेलिक सरफेस पे मैंने जो लाइट डाली है, लाइट इंसिडेंट की है, उस लाइट की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो पहले तो जैसे उल्टा लो सवाल समझाऊंगा। 4000 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। वर्क फंक्शन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, वहां पे ये बात बताई थी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 electron volt is the energy which an electron acquire in moving from one plate to another plate which are placed at a potential difference of 1 volt। बताया था ना वहां पर? जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते तो सुन लें, क्योंकि अब ये बार बार लगेगा यहाँ पर, है ना? तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कहीं भी लिख लें, बार बार आपको इस्तेमाल में आएगा सवालों में, है ना? तो गौर से देखिएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या चिपका दूं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सॉल्व करूंगा, 16 2 32 पाड़ो लिया तो वो 16 को इंटू 10⁻⁻19 जूल। सीन क्लियर है? हुए को परेशानी? अब समझते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है मेटेलिक सरफेस पे इतनी वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट की जा रही है, और मेटल जो है उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमने एनर्जी निकाल ली, ये वर्क फंक्शन है। तो कह रहा है इससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ना, इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। साथ साथ उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हमसे पूछ ली है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रहा है। कहानी समझ में आ रही है? करे दप्पा? तो भैया आपको क्या लग रहा है, क्या लगना चाहिए यहाँ पर? E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कहा गलत किया दी मैंने, लाला रे। ई कितने गए? ई कहाँ हो तुम? ई अतईना ने ई है नहीं। तो ई ये जो लाइट डालते हो इसकी एनर्जी कितनी होती है? ई बराबर एच न्यू। बोलो। तो ई की जगह मैंने धर दिया एच न्यू। न्यू भी नहीं है मेरे पास, तो न्यू की जगह C/λ। स्टेप समझ में आया? जब हाइए जालेंगे हम तो माइनस ऑफ हाई बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कहानी क्लियर है यहाँ तक? एच की वैल्यू आप जानते ही हो, रख देता हूं आप लोगों के लिए। कहाँ है एच? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ध्यान रखना, वैसे तो हमें एच की वैल्यू पता होती है, लेकिन मान के चलो यहाँ पर उसने एच की वैल्यू कुछ और दे दी, या मान के चलो क्वेश्चन है 6.7 दे दी, तो फिर आप वो 6.7 वाली प्रेफर करना, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजियर हो जाती है। समझ रहे हैं ना? वो जो भी दे तो उसका देने का वो कारण इधर उधर देने, थोड़ी बहुत एच की वैल्यू इधर उधर कर देता है। तो वो क्यों करता है? जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जो मैंने बोला आपको समझ में आ रहा है? अब महान है।
सी स्पीड ऑफ लाइट दैया नालाय करने 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन लेमडा 4000 इंटू 10 टू दी पावर -10 माइनस 5 कितना है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहा है। एक मिनट लेसन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आएगा 1 इसको जब आप सॉल्व लिसन एवरीवन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैंने इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो काय में आएगा आपको क्या लगता है जूल में आएगा 1.09 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 क्लियर है जूल क्लियर है बात समझ में आ रही है। यानी जब मैं इस पूरे टर्म को सॉल्व करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आ रही है बात क्लियर। अगर मान के चलो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए तो फिर आप जूल की जगह क्या लिख दोगे 1/1.6 इंटू 10 टू -9। कहानी समझ में आ रही है मेरी सीन क्लियर है। हम आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं हम आंसर जूल में भी निकाल सकते हैं जिसमें हमारी इच्छा है क्लियर। ये मैंने आंसर जो निकाला है वो काय में निकाला है जूल में निकाला है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को सीन क्लियर है कोई दिक्कत। और सुनिए ये तो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकालने के लिए कह रहा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये पढ़ा है 5 मुझे दिया है तो 5 बराबर h न्यू 0 पढ़ा था अपन ने 5 बराबर h न्यू 0। मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी तो h को नीचे ले जाऊं तो न्यू 0 बराबर कितना हो जाएगा न्यू 0 बराबर हो जाएगा 5/h। 5 अपना कितना है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 और h 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। या तो हर्ट्ज लिख दो या सेकंड इनवर्स लिख दो या 1/2 लिख दो सब एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी बताया था ना हर्ट्ज में भी नापते हैं 1/2 में भी नापते हैं। नोट इट डाउन एवरीवन। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा सब लोग। वो कह रहा है एक मेटेलिक सरफेस है। कैसी सरफेस है ये मेटेलिक सरफेस है और इस मेटेलिक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन बोल रहा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। का मतलब क्या है कि जाए यहाँ पे कम से कम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाओ है ना। और कह रहा है इसमें जो लाइट डाली जा रही है उस लाइट की वेवलेंथ है 6800 एंगस्ट्रॉम। कितनी है 6800। तो इसका मतलब ये हो गया 6800 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। सही जा रहा हूं मैं। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हमें इतनी दे रहा है और इस मेटल का वर्क फंक्शन दे रहा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि अगर मैं इतनी वेवलेंथ की लाइट इस पर डाल रहा हूं तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे कि नहीं होंगे। तो तुम्हारे कहने से ना वो होंगे और तुम्हारे कहने से वो नहीं भी होंगे है ना। सब तो कुछ तुम्हारे कहने से नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए क्या जरूरी है कि इस लाइट की एनर्जी जो होनी चाहिए वो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आई। तो वर्क फंक्शन तो मुझे पता है तो मुझे इसकी एनर्जी निकालना जरूरी है। इसकी एनर्जी अगर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ गई तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे और नहीं आई कम आई तो नहीं होंगे। तो हमारा टारगेट क्या है फिर एनर्जी निकालना। तो ये जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी एनर्जी मैंने बचपन में जो पढ़ी है E बराबर h न्यू पढ़ी है कि ना पढ़ी। E बराबर h अगला रख रहा हूं h न्यू की जगह c/λ रख दूं तो E बराबर h होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। c हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8
लैम्डा वेवलेंथ हो गई 6800 एंगस्ट्रॉम की जगह मैंने रख दिया 10⁻⁻10। सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई सभी को? अब ये जो एनर्जी आई है भैया वो जूल में आई है, लेकिन मुझे इस एनर्जी को इसके साथ कंपेयर करना है, तो क्या करूं? तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो यारों मैंने बचपन में ये पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको नीचे लाऊंगा तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 जूल। तो E बराबर आपका हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 6800 इंटू 10⁻⁻10। अब ये जूल जो है तो जूल की जगह हटा के मैं क्या लिख दूं? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीन क्लियर है? जो स्टेप मैंने बनाया समझ में आ रहा है आपको? इस पूरी रामायण को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ रहा है? अब आप बताओ, ये जो 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो लाइट डाली जा रही है उसकी एनर्जी 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए मुझे कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। अब आप ही बताओ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे कि नहीं होंगे, है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे खुद ही लिखना, पहले सुनो ध्यान से। Thus it is clear that the energy of incident light is smaller than the work function, so electron will not emit from the metallic surface। कहानी समझ में आई सभी को? Note it down everyone। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू यू गाइस।